लॉज ऑफ मोशन ना, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूटन का जो लॉ था ना, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, बस इसी पर आधारित है ये चैप्टर। ठीक है, इसमें खास करके जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, F बराबर ma, बस उसी पर पूरा ये चैप्टर है। ठीक है, खाली F बराबर ma के ही चारों तरफ घूमता रहेगा ये चैप्टर। ठीक है, इसमें चलो देखते हैं, तब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स ऐसे बचपन से लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जो 6 क्लास में 7, 6, 7, 8 सब में पढ़ाया जाता है कि पुश और पुल ना, वो फोर्स होता है ऐसे करके। लेकिन थोड़ा अच्छे से डिटेल में इस पर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। फोर्स क्या होता है एक्चुअल में, कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल सकते हैं ना। जैसे कि कोई स्प्रिंग है या रबड़ है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, उसका शेप वेप को चेंज कर सकते हैं, साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं उसका। अच्छा, साथ ही साथ सबसे खास बात क्या होता है इसमें, कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको बदल सकते हैं, यानी गति का जो अवस्था है उसको बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई रुका हुआ है तो उसको चला सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स। और स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकते हैं का अर्थ यह हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर स्लो चल रहा है तो उसका रफ्तार को बढ़ा सकते हैं फोर्स लगा के, और अगर चल रहा है तो उसके रफ्तार को स्लो डाउन भी कर सकते हैं ना, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन होता है, यानी जो गति का अवस्था है, उसको हम लोग बदल सकते हैं या बदलने का कोशिश उससे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज को हम लोग या तो बदल सकते हैं या फिर बदलने का उससे कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लगा करके उसको धकेल कर आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट गया नहीं आगे, लेकिन फिर उसका कोशिश तो कर सकते हैं ना उस पर, वो भी क्या है, फोर्स है। तो इसको अब जरा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो क्या लिख लिया हम लोग कि फोर्स के बारे में, कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन या फिर शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है, जो गति का अवस्था है, उसको या तो बदल सकता है, उसका बदलने का कोशिश कर सकता है, और साथ ही साथ जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी बदल सकता है या बदलने का कोशिश कर सकता है। अच्छा, फोर्स जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक आध बात और हम लोग जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। अगर ये तो मालूम ही है सबको, याद रहता भी है, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, हाँ, न्यूटन ना। क्या ऐसा यूनिट इसका न्यूटन हो गया। अच्छा ठीक है, और उसके बाद इसका सीजीएस यूनिट, हाँ, इसका सीजीएस यूनिट की बात करें अगर, तो होता है वो क्या, डाइन। और एक रिलेशन होता है दोनों में, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये भी चीज होता है। ये सब चीज हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं, और सीजीएस यूनिट इसका डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अच्छा, इसी चीज को हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डाइन बराबर, ये इधर डिवाइड में आएगा तो 10⁻⁵ न्यूटन, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया। इसमें सबसे खास बात इसका ध्यान रखना है, चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ चीज, इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन एकदम वीवीआई चीज है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा 11th के साथ साथ 12th में भी ये चीज काम देगा। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, इसका डायमेंशन MLT−2, MLT−2, ये फोर्स का क्या हो गया, डायमेंशन ना, ये याद होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं
प्रकृति में पाया जाने वाला 4 तरह का फोर्स होता है जो नेचर में हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ऐसे फोर्स तो बहुत सारा टाइप का सुने होंगे, लेकिन जो नेचर में पाया जाने वाला जो एकदम जो बेसिक फोर्स है वो 4 ही है, उसी पर आधारित और बाकी का फोर्स वगैरह सब बना है उसी से। तो बेसिक फोर्स जो है वो 4 है जिसके बारे में बात करेंगे। देयर आर 4 बेसिक फोर्सेज इन नेचर। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये सीरीज में सबसे कमजोर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज्यादा वीक मजबूत होता है वीक फोर्स, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स। बात करते हैं थोड़ा थोड़ा सब पे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दुनिया में सबसे कमजोर फोर्स होता है ना, 2 मास के बीच लगता है। 9th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा है, F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर ना, G का मान 6.67 इंटू 10⁻11। खैर, तो 2 मास के बीच लगता है, ये हमेशा अट्रैक्शन वाला फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, दूर दूर तक भी काम करता है। अच्छा, ये वीक फोर्स जो है इससे थोड़ा ताकतवर है, नाम है इसका वीक फोर्स, कमजोर फोर्स है नाम इसका, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। ये वीक फोर्स ऐसे जनरली हमको दिखाई नहीं देता है। ये वीक फोर्स होता है कहां पर, तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेडियो एक्टिविटी करता है, अल्फा बीटा गामा ये सब का डीके करता है, आगे चल के पढ़ोगे, जैसे फोसिल्स वगैरह होता है ना, या फिर यूरेनियम हो गया, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम अगर कहीं छोड़ देंगे, ऐसे रख देंगे, तो धीरे धीरे उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह ढेर सारा चीज सब निकलेगा जो काफी ज्यादा हानिकारक होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो जब उसका डिके वगैरह होता है ना, तो उस समय वहां पर थोड़ा फोर्स वगैरह ये सब चीज देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम लोग के सिलेबस का पोर्शन नहीं है। ठीक, अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आता है, यानी 2 चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो 2 चार्ज है ना, प्लस प्लस धक्का देगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेट में होता है ना रिपल्सन, रिपल्सन होता है ना 2 मैग्नेट में, और अट्रैक्शन भी होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया वो जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। अक्सर बोर्ड में, बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन देखे हैं 12th में पूछता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में जो जो फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कितना गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये लगभग 10 का पावर 40 गुना ताकतवर होता है। 10 का पावर 40 मतलब बहुत ज्यादा करोड़ में हो गया ना कि बोल पाना भी मुश्किल है ना। तो 10 का पावर 40 गुना ज्यादा ताकतवर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन ज्यादा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अच्छा, और उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कहां देखने को मिलता है? जब एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन उन दोनों के बीच जो रिपल्सन हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है रिपल्सन के कारण का, उससे ज्यादा ताकतवर होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो उसको रिपेल होने नहीं देता है, बांध के रखता है पास में। जबकि 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी तो बहुत कम है, तो उसको बांधने के लिए क्या, उसको दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा होता है, तो उसको बांधने के लिए वहां पे न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन हुआ? न्यूक्लियर फोर्स। सबसे कमजोर ये, उससे ज्यादा ताकतवर, उससे ज्यादा उससे। कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कमजोर कौन सा है? ग्रेविटेशनल। ठीक है, चलो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक बात और देख लेते हैं जरा सा, कि जो चारों फोर्स है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे कमजोर फोर्स होता है नेचर में, और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, 2 मास के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वीक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 1 फर्मी से 3 फर्मी के बीच अट्रैक्टिव होता है, उसके बाद रिपल्सिव हो जाता है। 1 फर्मी से 3 फर्मी कहने का मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर ना, यानी 1 मीटर का 10 टू द पावर 15 टाइम्स कम ना, तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस हुआ ना। 1 फर्मी से 3 फर्मी के बीच बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस पे क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर का होता है।
उसके बाद आगे बात करें तो ये दो मास के बीच लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और वीक फोर्स जो होता है वो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, अल्फा बीटा गामा ये सब का शायद नाम सुने होंगे थोड़ा थोड़ा। न्यूक्लियर एक्टिविटी वगैरह कहीं पर होता है ना, यूरेनियम वगैरह है, उससे अल्फा बीटा गामा रेज वगैरह सब लग रहा है, वहां पर ये सब चीज होता है, वहां पर ये इन्वॉल्व होता है। हम लोग को इसके बारे में उतना पढ़ना उड़ना कुछ है नहीं, ना 11th में ना ही 12th में कहीं, बाकी के बारे में है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये फोर्स जो है वो हमारा क्या होता है, दो मैग्नेट के बीच लगेगा या फिर क्या दो चार्ज के बीच काम करता है, ठीक है। दो वायर में करंट चल रहा है तो उसके बीच भी काम करता है, सब डिटेल में सब चीज समझेंगे हम लोग, ठीक है। और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियन के बीच काम करता है, मतलब न्यूक्लियन मतलब हो गया जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियन कहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो दो प्रोटॉन के बीच या दो न्यूट्रॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे समझे हम जरा सा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, अर्थ और सन के बीच 15 करोड़ किलोमीटर का दूरी है, उनके बीच भी काम करता है। ये हमारा शॉर्ट रेंज है, फिर ये लॉन्ग रेंज है, और बाकी शॉर्ट रेंज हो जाता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो भी काफी दूर तक काम करता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻39 से लेकर के 10⁻42 टाइम्स तक ज्यादा ताकतवर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट कौन सा लिए, दो इलेक्ट्रॉन है या दो प्रोटॉन है या एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इस पर डिपेंड करता है अलग अलग पे। अच्छा, ये जो वीक फोर्स है ना, वीक फोर्स के बारे में एक एजम्पशन है, ये माना जाता है कि दुनिया का जो उत्पत्ति हुआ है ना, यानी कि जो कोई भी चीज का जो फॉर्मेशन हुआ अर्थ वगैरह या ये सब सारा चीज का, तो उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वीक फोर्स ना, वीक फोर्स is assumed to be involved na in the formation of universe। यूनिवर्स जो है, कहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जिसका इन्वॉल्वमेंट है यूनिवर्स के उत्पत्ति से या फिर यूनिवर्स के फॉर्मेशन से, किस फोर्स का संबंध है, तो हम लोग वीक फोर्स ऑप्शन में टिक आउट करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया है यानी कि न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन्स लॉ का पहला नियम, फिर न्यूटन्स लॉ का दूसरा नियम, फिर इंपल्स है, फिर न्यूटन लॉ का तीसरा नियम है, फिर न्यूटन का जो सेकंड लॉ उस पर सारा चर्चा वगैरह वो सब चीज हम लोग को करना है, ठीक है। देखो, न्यूटन का पहला लॉ ना, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो, इसके बारे में क्लास 9th में भी है, हिंदी में इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो है जिस स्थिति में है वैसे ही रहना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए, तब तक वह ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे ही रहना चाहेगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है एक समान रफ्तार से तो एक समान रफ्तार से मोशन करता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, और कोई अनबैलेंस ना फोर्स ना लग जाए। तो बाहरी कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि अगर बस में सभी लोग बैठे हुए और सब लोग अगर अगले सीट को धक्का देंगे तो क्या होगा, उससे बस तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसी बस में से 4 आदमी उतर के बाहर आए, अब जब बस को धक्का दिया जाएगा तो अब बस थोड़ा खिसकेगा आगे। तो जब 4 आदमी बाहर से आकर के तब जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण कुछ होगा। लेकिन अगर सभी लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं और बैठ करके हर आदमी अगले सीट को धक्का देगा खाली, तो उससे तो बस नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त जो फोर्स लगाया जा रहा है हर आदमी के द्वारा, वो फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट नहीं चलता है,
बस वगैरह नहीं चलेगा, लेकिन उसी में से 4 आदमी बाहर निकल के आया, अब वो फोर्स लगाएगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, उसके कारण चलेगा। अनबैलेंस होने का अर्थ क्या हो गया, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, इधर से अगर लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो इधर से लगा रहे हैं क्या, मान लिया जाए 20 न्यूटन, तो अब ना ये अनबैलेंस्ड है, तो इससे 10 ज्यादा है ये, तो रिजल्ट इधर देखने को मिलेगा। अगर मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पर इधर से 10 न्यूटन लगा दे, ठीक है, और इधर से भी क्या कर दे, 10 न्यूटन लगा दे, तो बैलेंस हो गया, दोनों बराबर है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया, ये तो यहां पे तो ऑब्जेक्ट नहीं ना चलेगा क्या, एक सिचुएशन है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, अनबैलेंस फोर्स लगाना है और एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, पहाड़ी। तो न्यूटन का पहला नियम जो है, जिसको कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये कहता ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन, जो गति का अवस्था है, उसको तब तक मेंटेन करके रखता है जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, तब तक वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा जस का तस। ठीक है, इसी चीज को लैंग्वेज में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। हाँ चलो देखो, तो इसी चीज को हम लोग लिखे क्या है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो पहला नियम है उसके अनुसार क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखने का कोशिश करता है, ठीक है, गति की अवस्था को मेंटेन करके रखने का कोशिश करता है, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित ना एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए, तब तक वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखने का कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई रेस्ट में बाद में उसके ऊपर अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा, इधर से 12 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो 2 न्यूटन एक्स्ट्रा है, अनबैलेंस हुआ ये, तो ये क्या होगा, उधर मूव कर जाएगा ना। और अगर कोई चल रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के रोक सकते हैं, उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसी लॉ का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जरूरत का नियम कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है क्या, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इसी पर आधारित है ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, अब इसी पर हम लोग जितना इसके बारे में पढ़ सके बस वही सारा चीज। ठीक, तो चलो देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। 9th क्लास में है इसके बारे में दिया हुआ जानकारी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट है, मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता क्या है, इसको अच्छे से समझे जरा सा। कोई भी ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ, तो ये कहता ये है कि इस ऑब्जेक्ट का m हो गया हमारा, मान लिया जाए क्या, ये मास है, m ऑब्जेक्ट का क्या है, मास। तो ठीक है, m ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है। अच्छा, कहता ये है कि इसके ऊपर जो हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा ना, यानी कि इसका रफ्तार धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, 0 से कुछ होने लगेगा, रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगा रफ्तार। ठीक है, रफ्तार बढ़ेगा, तो यानी रफ्तार बढ़ेगा यानी कि इसमें क्या होगा, ए यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसमें। तो फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा। और अगर ऑब्जेक्ट हल्का है यानी वजन उसका कम है, तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा पैदा होगा। यानी कि कहता यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन जो डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो डिपेंड करता है किस पे, निर्भर करता है किस पे, फोर्स पे। आपने फोर्स कितना लगाया, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। और साथ ही साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम डेवलप होगा, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा डेवलप होगा। जैसे कि एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है, तो साइकिल जो है अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, अपना अधिकतम जितना फोर्स लगा सकते हैं वो, और बाइक के ऊपर लगाएं, मोटरसाइकिल के ऊपर लगाएं, तो बाइक में जो है एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस कर पाएंगे हम, रफ्तार उसका कम बढ़ा पाएंगे।
लेकिन कार ये जो साइकिल जो है उसका रफ्तार थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि उसमें एक्सलरेशन क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, उसका वजन कम था, मास कम था। तो ऑब्जेक्ट में मास अगर कम रहता है तो एक्सलरेशन हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो एक्सलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स पे, और मास से इसका क्या है, उल्टा रिलेशन। और दोनों को कंबाइन कर दें अगर हम लोग, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या, F बाय M, ऐसे करके लिखते हैं ना। यहीं से A बराबर क्या, F बाय M बन जाता है, यही रिलेशन, A इज इक्वल टू F बाय M। और इसी को लास्ट में हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी को, हाँ, F बराबर M है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, F बराबर मास इंटू क्या, एक्सलरेशन। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसी को एक और तरीके से भी बताया जाता है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है, आएंगे उस पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको लैंग्वेज में लिख देते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो जो उसमें एक्सलरेशन डेवलप होता है, वह एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास के साथ उल्टा संबंध, फोर्स के साथ सीधा संबंध है एक्सलरेशन का, इसको लिखते हैं। तो ये चीज तो ठीक है। इसी में आगे हम लोग जरा सा जानते हैं, चूंकि F बराबर हम लोग लेकर के आए हैं ma, मास इंटू क्या, एक्सलरेशन। ठीक है, F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो इसी में देखो, तो इसी को जरा सा आगे क्या लिख सकते हैं, F बराबर मास इंटू एक्सलरेशन को अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, v माइनस यू बाय टी। क्या हम लोग जानते हैं कि इफ एक्सलरेशन और फोर्स इज कांस्टेंट, देन क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू भी माइनस यू बाय टी। ये हम लोग लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू भी माइनस यू बाय टी। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, क्या, क्लास 9 11 दोनों में, 11th का चैप्टर नंबर 2 में, A इज इक्वल टू भी माइनस यू बाय टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, या बाय क्या, टाइम टेकन। तो जब हम लोग इसको यहां पर डालेंगे तो ये हमारा F बराबर, ये एम भी इससे गुना होगा, एम भी माइनस एम यू बाय क्या, टी। ये तो हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम जो लगा वेलोसिटी को बदलने में। एक्सलरेशन लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो एक्सलरेशन पैदा होगा, उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, यू से बढ़ करके भी हो जाएगा। तो उसी को बदलने में जो समय लगा उसी को हम लोग क्या, टी से डिनोट कर दिए। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे ध्यान रखना। अब ये एम भी, ये एफ बराबर, ये एम भी होता है मोमेंटम ना, फाइनल मोमेंटम इसको बोलते हैं, लिख देते हैं यहां पे, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। ये फाइनल मोमेंटम माइनस क्या, इनिशियल मोमेंटम बाय क्या, टाइम। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम, हिंदी में संवेग बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, फाइनल, फाइनल मोमेंटम, क्या मोमेंटम, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम, क्या, और ये है टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी और मोमेंटम। वेलोसिटी या मोमेंटम को चेंज होने में जो समय लगा है वही समय है ना। क्या, मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे धक्का दिए है ना, यहां पे अभी मान लिया जाए इसका वेलोसिटी कुछ है, u बराबर, मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, और चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्या किए, फोर्स लगाए।
और लगाने के बाद इसका रफ्तार को तुरंत मान लिया जाए 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इसका रफ्तार 2 से हम लोग कर लिए, मान लिया जाए कितना v बराबर 12 मीटर पर सेकंड कर लिए। क्या रफ्तार पहले इसका कितना था, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसके बाद जब धक्का दिए फोर्स लगा करके इसका रफ्तार को 2 से कितना कर लिए, 12 मीटर पर सेकंड। और समय तो कुछ लगा होगा ना, रफ्तार जब जितना देर तक रफ्तार बढ़ रहा होता है उतना देर तक क्या समय भी लग रहा होगा, तो समय जो लगा वो समय हमारा कितना हो गया, 5 सेकंड लगा। ये हमारा समय, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, t बराबर 5 सेकंड लगा। 5 सेकंड में रफ्तार 2 से 12 हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इसका मोमेंटम भी तो चेंज किया होगा। जैसे इसका मास मान लिया जाए m बराबर, अगर इसका मास है 2 kg, तो इसका मास अगर 2 kg है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, 4। इनिशियल मोमेंटम तो 4 हो गया ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो 4 kg मीटर पर सेकेंड। इसी का जब यहां आया तो मोमेंटम कितना हो गया बताओ, फाइनल मोमेंटम, तो मास तो वही ना है भाई, मास तो 2 kg है, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 24 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम में चेंज आया, कितना का चेंज आया, 24 माइनस 4, 20 का चेंज आया। क्या, तो 20 का चेंज आया, तो यहां 20 लिखेंगे ना, 24 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 20 भागा 5, तो 20 भागा 5 कितना होता है 4, वो 4 न्यूटन का क्या आएगा इसका फोर्स। अच्छा, तो इसी फोर्स का देखो तो क्या फॉर्मूला बन गया, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम भागा टाइम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, इसी चीज को आगे लिख सकते हैं ना कि फोर्स बराबर क्या, चेंज इन मोमेंटम बाय क्या, टाइम टेकन, जितना समय लगा मोमेंटम को बदलने में, जितना समय लगा मोमेंटम को बदलने में। एग्जाम्पल के लिए हमारा फोर्स बराबर, पिछला एग्जाम्पल में चेंज इन मोमेंटम कितना है भाई 24 माइनस 4 और टाइम था 5, तो फोर्स बराबर कितना आया 20 भागा 5, तो F बराबर 4 न्यूटन ना, फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल, वही पिछला एग्जाम्पल से ही लिखे हैं डाटा, यही सब बातचीत है। तो फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को ही फोर्स कहते हैं। ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ का एक दूसरा परिभाषा हो गया ना, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ का लैंग्वेज होगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं, मोमेंटम के टर्म में भी बोल सकते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। एक तो F बराबर है में, एक क्या, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज इक्वल टू क्या, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये भी हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ का अदर लैंग्वेज हो गया। तो इसी चीज को भी हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो भी हम लोग लिख देंगे। क्या, तो क्या लिखे, क्या इसको, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ क्या, मोमेंटम। मोमेंटम के टर्म में क्या चीज होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको फोर्स कहेंगे। मोमेंटम में बदलाव का दर फोर्स कहलाता है, मोमेंटम में बदलाव का दर फोर्स कहलाता है। चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, मान लिया जाए 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच कितना हुआ, तो 10 माइनस 5 यानी 5 सेकंड, वैसे करके लिखते हैं। चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन, वही करना है। अच्छा, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में dp बाय dt, यानी कि छोटा सा चेंज इन मोमेंटम बाय छोटा सा चेंज इन टाइम। ये बताता क्या है, ये कहता है कि अगर मोमेंटम का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको फोर्स मिलेगा। जैसे था ना v बराबर dx बाई dt, चैप्टर नंबर 2, जिसका चैप्टर 2 अच्छा से पढ़ा होगा उसी को ये चीज समझ में आएगा। और ये भी ना डेल्टा x बाई डेल्टा टी,
होता था ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वेलोसिटी देता था ना, यानी चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, वही चीज है। जैसे चेंज इन पोजीशन एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी एफ माइनस टी आई, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन बराबर हमारा वेलोसिटी हुआ करता था, वैसी तरीके से ये डी एक्स बाई डी टी हुआ करता था बराबर वेलोसिटी, उसी तरीके से डीपी बाई डी टी बराबर फोर्स। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि अगर मोमेंटम का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहे, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या फोर्स का इक्वेशन मिलेगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, और भी इस पर विस्तार से हमको बात करना है। जिसका भी पता हो, जिसको v बराबर डी एक्स बाई डी टी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, उसके लिए ये चीज आसान है, नहीं तो दिक्कत। ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स एग्जाम्पल 4.1, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्पेसशिप है, उसमें एक एस्ट्रोनॉट यानी कि साइंटिस्ट इस तरीके से अंतरिक्ष यात्री बैठा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। अचानक से क्या हुआ कि ये एस्ट्रोनॉट बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर फेंका गया, गिर गया बेचारा, ढक्कन उक्कन खुला होगा, फेंका गया। पहले खुश था, अब बाद में रोने लगा। हुआ क्या अब यहां पर कि जैसे ये बाहर निकल गया, तो सवाल ये पूछ रहा है कि जैसे ही ये बाहर निकला, तो बताइए कि इस समय इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। पहले ये दोनों साथ में था, ए बराबर 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा था, अब ये अलग हो गया और ये अपना जस का था, जैसे जा रहा था वैसे जाएगा, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उतना एक्सेलरेशन से ये तो जाते रहेगा। लेकिन ये बाहर गिर गया, फेंका गया ना। अब बाहर में एक बात बोला है कि एज्यूम कीजिए कि कोई भी आसपास में तारा वगैरह या कुछ भी नहीं है जो कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके। पृथ्वी जैसा, जैसे कोई वस्तु को छोड़ते हैं तो खींचता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, आसपास में कोई तारा वगैरह या कुछ भी नहीं है जो कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके। तो ये चूंकि बाहर आ गया, तो बाहर आया, अब क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा जब ये इसके बाहर निकल गया। तो चूंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स भागा मास बराबर क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स भागा मास। जब ये इससे बाहर निकल गया, इस पे लगने वाला फोर्स 0 हो गया, इसीलिए एक्सेलरेशन भी इसका क्या हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा। तो जब भी ये आदमी स्पेसशिप से बाहर निकल जाएगा, तो तुरंत उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। देखा होगा आपने बहुत सारा मूवी वगैरह। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आपने बहुत सारा मूवी वगैरह देखा होगा, एवेंजर वगैरह का, वो नहीं, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी वगैरह, उसमें भी होता है एक बोंदू या ऐसे करके तीर इस तरीके से घुमाता है, नहीं उसमें भी देखते होगे लास्ट के सीन सब में दिखाया है कि अगर वो स्पेसशिप से बाहर निकल जाता है, फिर ऐसे करके रुक जाता है, जम जाता है धीरे धीरे। तो बाहर जब निकलेगा तो स्पेसशिप अपना सब कुछ चलता चला जाएगा, वो ऐसे जस का तस रह जाएगा, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी 0, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। बुझे बात। एग्जाम्पल नंबर 4.2, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक बुलेट है जिसका वजन है 0.04 kg। ठीक है, इसका मास 0.04 kg है, और ये अभी 90 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है, और जाकर के लकड़ी का एक गट्ठर है उस पे से टक्कर मारता है और अंदर घुस जाता है। 60 सेंटीमीटर का दूरी जाता है, जाके रुक जाता है ना। 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 60 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे दिए तो 0.6 मीटर हो गया ना। तो यहाँ पे इंटर किया और 60 सेंटीमीटर जाके 0.6 मीटर जाकर के रुक जाता है। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 90, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0। तो हमको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज रेसिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। ये जो ब्लॉक था लकड़ी का गट्ठर, ये चरखुट सा, ये इस बुलेट को रोकने के लिए जो एवरेज जो फोर्स लगाया वो कितना फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स हमको पता करना है। तो चलो फोर्स पता करने के लिए पहले हम एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं, तब फिर उसके बाद लास्ट में लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फॉर्मूला, क्या लगा देंगे, फॉर्मूला F बराबर ma लगा करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन पता करते हैं। देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर गिवन क्या क्या है अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 90 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0, क्योंकि वहां जाकर रुक जाता है। ठीक है, और इसमें जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो हमको पता है नहीं। ठीक, और डिस्टेंस जो तय करेगा वो डिस्टेंस कितना तय करेगा, 0.6 मीटर का। यहाँ पे देखिए तो ये आगे जा रहा है, तो रफ्तार इसका स्लो डाउन हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इसलिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, चूंकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना पड़ेगा, और चूंकि वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी को घटा रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो इसलिए हम लोग माइनस करके फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव में
आ जाएगा, एक्सेलरेशन का एक वैल्यू आएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन भी अगर हम यहाँ पे प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन बड़ा निगेटिव में आएगा। ठीक है, -6750 ऐसे करके एनसीईआरटी सॉल्व भी किया है। फाइनल वेलोसिटी यानी कि 0 का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 90 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस हमारा क्या है 0.6 मीटर। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखिए, हम लोग इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू इतना, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो इसको इस साइड लेकर के आ सकते हैं, ये 0 हो गया ना, तो इस टर्म को इधर लेके आएंगे, इसको इधर ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2a इंटू 0.6 इज इक्वल टू, प्लस में हो गया 2a इंटू 0.6 इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर। अच्छा, तो यहां पे a बराबर क्या आ गया 90 का स्क्वायर 9 9 81 8100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 ये क्या हो जाएगा 8100 भागा ये करेंगे तो 6 दूना 12 यानी कि 1.2, तो ये 6750 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आया। इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे 6750, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। नाउ फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स बराबर मास, मास इसका कितना है भैया 0.04 इंटू एक्सेलरेशन है 6750 6750, तो ये हमारा हो गया 270 न्यूटन। सॉल्व कर लिए, ये हमारा इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ गया। ये हमारा 4.2 तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा 4.3। ठीक है, 4.3 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल m ऑफ मास m डिस्क्राइब्ड एज y इज इक्वल टू इतना, तो फाइंड द फोर्स। फोर्स पता करना है कि फोर्स हमारा कितना होगा। अगर फोर्स पता करना है तो उसके लिए हम लोग पहले एक्सेलरेशन पता करेंगे कितना होगा, फिर एक्सेलरेशन को इसी मास m से गुना कर देंगे तो F बराबर ma के अनुसार फोर्स भी आ जाएगा। तो चूंकि y यानी कि डिस्टेंस है, पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी ये हो गया एक प्रकार का dx बाई डी टी, डिस्टेंस का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। तो ut का क्या हो गया u, क्योंकि ut है तो t के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 आगे आ जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा। डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे डिफरेंशिएशन बाय एम अनवर, आपको हमारा वीडियो मिलेगा। अच्छा, ये इधर क्या है हाफ जी, ये कांस्टेंट है, टी का स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे लाएंगे, पावर में से एक घटा देंगे, तो dy बाई डी टी ये क्या हो गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर इधर 1 इंटू इतना हो तो खत्म हो गया, u इंटू टी के पावर 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज के पावर में 0 का मतलब 1 होता है, प्लस 2 2 कट गया, यह क्या बचा g, या टी का पावर 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि v बराबर वेलोसिटी बराबर u प्लस g। क्यों, क्योंकि t बराबर हम लोग जानते हैं t का पावर 0 बराबर क्या हो गया 1 ना, किसी भी चीज के पावर में 0 का अर्थ वो 1 होता है। ठीक है, चलिए नाउ फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों तरफ फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dv बाय dt इज इक्वल टू क्या, यहां पर देखो तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा ना, तो t का पावर 1 हो गया यानी कि t हो गया। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u का डिफरेंशिएशन या t नहीं है, t है ही नहीं, तो इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस gt का g, जैसे कि देखो ut का डिफरेंशिएशन करते 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 क्या आया था u, उसी तरह से gt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा g, और dv बाई dt हमारा क्या कहलाता है एक्सेलरेशन बराबर क्या आया g। नाउ चूंकि फोर्स बराबर होता है क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यही मास तो m है, एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग g डाल देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा।
ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का मोशन, फ्री फॉल मोशन का इक्वेशन था जिसमें एक्सेलरेशन g होता है, तो फोर्स हमारा mg। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़